हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये हमारी दोपहर 1 बजे की क्लास है जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो इसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं और ये हमारी पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम प्रियम्बल को डिस्कस करने वाले हैं। प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ें, नोट मेकिंग प्रॉपरली करें गाइज। और आप सभी के द्वारा बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट इस सीरीज़ को मिल रही है, तो थैंक यू ऑल। और यही चीज़ें जो हैं हमें मोटिवेट करती हैं आप सभी के लिए और अच्छे से काम करने के लिए गाइस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि आप लोग नॉलेज स्काई को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। और ये हमारा लोगो है हमारे चैनल का, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर सारी पीडीएफ्स डली हुई हैं। तो आप यहाँ पर जाकर नॉलेज का ऐसे सर्च करेंगे, यहाँ पर द राइट टू फ्री एजुकेशन और ज़रूर हमने आगे ऐड कर दिया, तो आप उसको फॉलो करें ज़रूर इस लोगों को देखकर, और वहाँ से सारे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा जो कोर्स है इसका नाम है इंडियन पॉलिटी इन 30 आवर्स। और ये हमारा ज़ीरो टू हीरो कोर्स है। यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली जिनको पॉलिटी का पी भी नहीं आता, दे विल बी गुड एट पॉलिटी नाउ। सो दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू ऑल। चलिए गाइज, तो हमारी आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो हम 2 क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं, पॉलिटिन 30 आवर्स, और ये है आज हमारी दोस्तों क्लास नंबर 3। ये हमारी क्लास नंबर 3 है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 3 को। तो क्लास नंबर की 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल, दैट इज़ दी संविधान की प्रस्तावना। क्लास हिंदी में ये बस लिखा हुआ है, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। क्लास इंग्लिश में, सॉरी आई मीन। सो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए, आपको पता होना चाहिए दैट द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया। हमने क्या, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल जो है वो अडॉप्ट किया हुआ। और कल की क्लास में इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देखा था आप सभी से, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया था या प्रियम्बल आया था, तो ऑब्वियसली पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया था आपका, बिकॉज एज वी आर सेइंग दैट की जो प्रियम्बल है दैट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आइडेंटिटी कार्ड बाद में बनता है, पहले इंसान आता है। दैट इज वाई पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके बाद आपका प्रियम्बल बना था। वाई प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू ऑल। प्रियम्बल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब प्रियम्बल है, प्रियम्बल गिव यू द इंटायर आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वेन एवर यू हैव कन्फ्यूजन, मतलब एनीबडी, वेन एवर एनीबडी हैव कन्फ्यूजन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट व्हाट इज शुड बी, सो they go to the preamble and preamble gave them the proper idea about the constitution। तो ऐसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको सारी जो एक निचोड़ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द प्रियम्बल। सो प्रियम्बल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्रियम्बल गिव्स द इंटायर आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है और कैसा है। इसे एक समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत आती है, एवरीवन रेफर्स द preamble of the constitution, everyone refers the preamble of the constitution that gives the brief idea about the constitution। so I hope आपको अब यहाँ तक एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, that is the value of preamble और the importance of preamble। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो देख सकते हैं, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है ये अमेंडमेंट के पहले 42nd अमेंडमेंट के पहले ऐसा था। 42nd अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर 2 नए वर्ड जोड़े गए थे। ये सॉरी, ये मेन ही आपका है ना। 42nd अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर पहले नॉर्मल था 3 वर्ड थे, फिर 42nd अमेंडमेंट के बाद 2 वर्ड और जोड़े गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सोवरेन, जो सोवरेन वर्ड था, डेमोक्रेटिक वर्ड था और रिपब्लिक वर्ड था। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तब उसमें सिर्फ ये 3 वर्ड थे। और 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था आपका, 1976 में। 42nd जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट प्रियम्बल में हुआ था। किस में हुआ था, प्रियम्बल में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, याद रखेंगे। तो 42nd अमेंडमेंट वॉज द ओनली अमेंडमेंट व्हेन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेट अमेंडेड, याद रखेंगे। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, एंड दैट इज द 42nd अमेंडमेंट। उसके अलावा कभी भी जो अमेंडमेंट है वो नहीं हुआ है। तो अब एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, मतलब फ्यूचर में भी हो सकता है। इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, मीन्स द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेबल।
मेक अ नोट ऑफ इट दैट द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेबल। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको एक पढ़ाने वाला हूँ, जो लक्ष्मीकांत थर्ड ईयर हम कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत सिंपल वर्ड में से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप ध्यान से सुनते भी जाएंगे, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, बट नोट मेकिंग जरूर करें। सो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें ये वर्ड पढ़ने हैं, इन चीज़ों को समझना है, एंड दैट है। तो जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल देखिए ज़रा किस फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रियम्बल की जो फर्स्ट लाइन है, दैट इज़ द वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये यूएसए के प्रियम्बल में भी फर्स्ट लाइन है ना, दैट द वी द पीपल ऑफ एंड दैट दैट कंट्री। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन है गाइज। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन है, विच रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ पावर। मतलब वी आर द पावर, वी पीपल ऑफ द इंडिया आर द पावर। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है और हमारे द्वारा ही बनाया गया है। वाई द पीपल फॉर द पीपल, ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने अपने इलेक्टेड, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जाकर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई थी, और उस असेंबली ने जो था डिफरेंट कमेटीज बनाई, और उन कमेटीज ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। तो इनडायरेक्टली आपके चुने हुए, आपके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जाकर ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू मेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू। So we are the prime power in the Constitution of India. Constitution of India gives the entire powers to the people of India. So that is why very important है, आप सभी को प्रियम्बल जो है दोस्तों वो रटा होना चाहिए। तो प्रियम्बल के चार पार्ट हैं। पहला प्रियम्बल बताता है सोर्स कौन है ना। उसके बाद इसके जो है नेचर कैसा है वो बताता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बताता है सोर्स। ये जो पांच वर्ड है ये बताते हैं आपकी नेचर ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बाकी के बीच का पोर्शन है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बताता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये जो है ये बताता है अडॉप्शन, है ना, कब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो अडॉप्ट कब किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को नेशन वाइड क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो इस तरह से आपका जो प्रियम्बल है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सम अप कर देता है बहुत छोटे से फॉर्म में। आई होप प्रियम्बल सभी के लिए क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चार पार्ट है, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड अडॉप्शन। I hope everything is clear with the constitution, with the preamble of India, preamble of constitution of India. आगे बढ़ते हैं कि what is the importance of preamble, why preamble of the constitution is extremely important. Because देखिए जो preamble है ये political, moral और religious philosophy देता है आपके constitution की, है ना। It shows the political, moral and religious philosophy of the importance because of these words. आगे हम बात करते हैं, ये political horoscope होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिकल हेरोस्कोप है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ अमेंडेबल। अमेंडेबल मतलब इसे हम अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट आपको याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम preamble of constitution was amended, and it was the only time when in the history of constitution the preamble of constitution gets amended. इसके अलावा आज तक टिल 2020 तक अभी तक कोई भी और अमेंडमेंट प्रियम्बल में नहीं हुआ है। प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट डन इन 1976। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए 5 वर्ड हैं, यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये वर्ड आपके मीनिंग पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी सुपर इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सोवरेन। सोवर्निटी क्या है कंट्री की सोवर्निटी क्या होती है? सोवर्निटी विच मीन्स दैट कि कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन, है ना, वो इंडिया की जो सोवर्निटी है ना, उसको इंडिया के जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर्स, नो एक्सटर्नल पावर विल इंटरफेयर और इंटरफेयर इन द इंडियाज इंटरनल और फॉरेन इशूज। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स ये इंडिया के अपने इशूज है, इंडिया ही इन्हें देखेगी। ऐसा क्यों? सोवर्निटी वर्ड क्यों डाला गया? क्योंकि वी वर दी स्लेव्स और वी वर दी अंडर रूल ऑफ ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे साथ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हुए थे। एक्सटर्नल पावर्स आई थी, उन्होंने हमारे इंटरनल अफेयर्स को बदला था और हमारे ऊपर रूल किया था। तो इस चीज़ से बोलते हैं ना कि हम गलती कर कर ही सीखते। तो दैट वाज द मिस्टेक वी मेड इन दी लास्ट 200 ईयर्स।
और इन्हीं चीज़ों से सीखकर हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें हमने सबसे पहले सोवर्निटी को रखा, दैट मीन्स नो एक्सटर्नल पावर कैन अफेक्ट आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अब जब वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को इफेक्ट नहीं करेंगे तो वो ओवरऑल कंट्री को भी इफेक्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई सोवर्निटी पुट एट वेरी फर्स्ट प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इट। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ग्रुप। तो यहाँ पर जब बात हुई भाई कि सोवर्निटी की बात हुई तो क्या इनको ज्वाइन करना सोवर्निटी को ब्रेक कर रहा है क्या, इट इज़ द वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी बात करी गई? तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैंने इन दोनों चीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। नोट इट डाउन, यूपीएससी पर इंटरव्यू पर या प्रीलिम्स में फंसाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेदर ज्वाइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइनिंग दी कॉमनवेल्थ ग्रुप वाज द वॉल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट वाज नॉट, बिकॉज इंडिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर इन पर ज्वाइन हुआ था। इंडिया इन दोनों ग्रुप्स में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर ज्वाइन हुआ है, मतलब वो जब चाहे उनको छोड़ सकता है। दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इंडियाज इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर एट सर्टन लेवल्स, ठीक है, क्लियर। तो कुछ जो कंडीशंस होती हैं, जो कुछ कंडीशंस है जो पूरे ग्लोब वाइज कंट्रीज ने साइन करी है कि आपको, जैसे कि नो वेपन थ्योरी है या नो, है ना, या फिर जो न्यूक्लियर वेपन से उनको एबलिश करने की मेथड है। तो ये कुछ चीज़ें जिन पर इंटरफियर नहीं कर रहा है, ये एक आपसी सहमति है, दैट इज़ दी, है ना, दैट इज़ दी क्या बोलना चाहिए, एक मैनुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखेंगे सोशलिस्ट वर्ड को 42nd अमेंडमेंट में रखा गया था जब 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम अडॉप्ट हुआ था। उस समय सोशलिस्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्यों नहीं रखा था सोशलिस्ट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, देखिए, जो सोशलिस्ट वर्ड है और जो सेकुलर वर्ड है, दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट दैट बाय दैट टाइम, ठीक है। वो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे उसमें जब हम बात करें हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो इनडायरेक्टली सेक्युलर और सोशलिस्ट चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया था, बट इन वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल में कनेक्ट नहीं किया गया था, जोड़ा नहीं गया था। बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 1976 सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो दो है वो ऐड करे गए थे। अब जब भी सोशलिस्ट वर्ड की बात आती है तो उस समय सोशलिस्ट वर्ड से लोग किसको समझ लेते हैं? मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट को। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है? देखिए, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो है ये रशियन सोशलिज्म की एक डेफिनेशन है। उसके अकॉर्डिंग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में ये होता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्टेट्स को बिलोंग करते हैं और स्टेट्स का उन सारे रिसोर्सेज पर पावर होगा, मतलब ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू स्टेट्स। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो सोशलिस्ट है उसमें ये होता है कि मान लीजिए जो रशियन सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है या जो मार्क्सिस्ट सेकुलरिज्म की डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि यदि 1 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास 1 लाख ही लोग हैं, ठीक है, आपके पास 1 लाख ही लोग हैं, तो आपको 1 लाख लोगों को वो 1 लाख रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने, 1-1 रुपए, ठीक है। दैट इज द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म डेफिनेशन। बट इंडिया हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। तो इंडिया की जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है या फिर गांधीयन सोशलिज्म को हम फॉलो करते हैं। गांधीयन सोशलिज्म इज बिट डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, है ना। तो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक और गांधीयन सोशलिज्म है, इसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अमंग द पीपल। वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट आवर रिसोर्सेज इक्वली, बट वी डू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इक्वली टू यूज दोज रिसोर्सेज। मतलब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं सभी को टू यूज दोज रिसोर्सेज। वी डू नॉट प्रोवाइड रिसोर्सेज डायरेक्टली टू द पीपल इक्वली, वी डू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ इंडिया इक्वली टू यूज दोज रिसोर्सेज। मैंने आपको कई बार ये प्रीवियस क्लासेस में भी इस चीज़ को बताया हुआ है कि हम गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। वी डू हैव आवर ओन डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, वी डू हैव आवर ओन डेफिनेशंस, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पुट करके रखा है, ठीक है। तो अब हमारा जो सोशलिज्म है दैट इज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या गांधीयन सोशलिज्म, इन दोनों की डेफिनेशन देख चुके हैं। दैट वी डू डिस्ट्रीब्यूट अपॉर्चुनिटीज इक्वली, नॉट दी वी डू डिस्ट्रीब्यूट अपॉर्चुनिटीज इक्वली, नॉट दी रिसोर्सेज। बट सोशलिज्म यदि हम बात करें रसिया में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज लाइव चैट के थ्रू मुझे जल्दी से नोटिफाई करते जाए फास्ट। अब हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट की, सॉरी सेक्युलर वर्ड की। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट में 1976 में कंट्री में जो हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था। मतलब 26 नवंबर
1976 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका, उसके प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था, ठीक है, बट 42nd अमेंडमेंट के बाद सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था। देखिए उस समय सेक्युलर वर्ड इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता था क्योंकि जो था वो वेस्टर्न वेस्टर्न डेफिनेशन अडॉप्ट कर लेता था, डेफिनेटली इट वाज नॉट गुड, है ना, एज पर द कंडीशन ऑफ दैट टाइम। बट उसको बाद में 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ देगा। तो सेक्युलर वर्ड क्या बोलता है? सेक्युलर वर्ड इज क्वाइट सिंपल, वी ऑल नो दैट कि भाई हम सेक्युलर है, हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते, बट वी डू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, वी डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट वी डू रिस्पेक्ट, और है ना, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, हम सभी रिलीजन्स को इक्वली मानते हैं। और इंडिया के जो लोग हैं उनके पास राइट्स हैं कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं, किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं, किसी की भी प्रेयर कर सकते हैं, दे ऑल आर फ्री, है ना, बिकॉज यहाँ पर सारी बात हो रही है पीपल्स की। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द प्राइम पावर्स, है ना, वी आर द सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू आवर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे लिए सारी चीज़ें करी गई। तो सेक्युलरिज्म का वर्ड का मतलब क्या होता है? अब इंडिया में जो सेक्युलर है वो डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खैर, बात करते हैं हम आर्टिकल की। आर्टिकल 25 to 28 बात करता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की, रिलीजियस इक्वालिटी की आपकी बात करता है। और वहीं से उससे पहले भी सेक्युलर वर्ड जोड़ा भी नहीं गया था, स्टिल ये जो आर्टिकल थे 25 to 28 बात करते थे सेक्युलरिज्म की। भले ही 42nd अमेंडमेंट के बाद सेक्युलर वर्ड को जो है आपके अमेंडमेंट, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आपके प्रियम्बल में जोड़ा गया है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। अब देखिए डेमोक्रेसी जो है ये काफ़ी एक विटाल फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। डेमोक्रेसी इज द की टू सक्सेस ऑफ अ कंट्री एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। एक कंट्री की सक्सेस के लिए डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि डेमोक्रेसी थोड़ी सी भी यहाँ से वहाँ होती है, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कॉज होने लगती है। सो डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड फैक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद रखना है कि इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, याद रखेंगे। इंडिया में जो है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कुछ बनाए गए हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या क्या बात करें, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सेज, इट सेज दैट एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। हमें पता है कि 3 बॉडीज़ हैं, पावर को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। दैट इज़ द लेजिस्लेटिव जो कि लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो इन लॉज को फॉलो करेगी, एंड हियर कम्स द फादर ऑफ ऑल, जुडिशरी। जुडिशरी देखते कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सही काम कर रहे हैं या नहीं, लेजिस्लेचर सही लॉस पास कर रहा है या नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर रद्द कर सकता है, खत्म कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। जुडिशरी हैज़ दी पावर, बिकॉज तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट गलत काम के एक दूसरे को पॉइंट कर सकते हैं, एंड जुडिशरी हैज़ द पावर टू इंटरफेयर। आगे बात करते हैं, तो हमारी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई? दैट वी डू नॉट सेलेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, वी डू नॉट इलेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, वी डू सेलेक्ट अवर representative, and upper representative goes to the houses and they select their leader and that becomes the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्राइम मिनिस्टर हम डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करते, हम अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, है ना। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी डू सेलेक्ट आवर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये हमारे R1, R2, R3 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये अपने लीडर चुनते हैं बाद में जाकर, और वो लीडर होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ आवर कंट्री। क्लियर? तो हमने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना, हमने तो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, उन्होंने अपने लीडर को चुना। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाट कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई होप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आप सभी के लिए क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी का जो पॉइंट है इसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की नींव डाली। एंड व्हाट वर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? सो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सेज दैट कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। वहीं पर बात करी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की, जो कि हमारा इनहेरिटेड लॉ बना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल के बाद हमें राइट देने, हमें वोट देने का राइट मिला। अब इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे उस समय, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वॉज ओनली 6% इन इंडिया। मेक अ नोट ऑफ इट गाइज, मेक अ नोट ऑफ इट दैट एट द टाइम व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, when the India got independence, the literacy rate was only 6%. तो जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात आई
है ना। तो वहाँ पर ये बोला कि भाई इंडियन लोग इलिटरेट हैं, हाउ दे कैन इलेक्ट देयर लीडर्स एंड व्हाई वी शुड गिव देम दैट पावर एंड ला ब्ला ब्ला, बट डॉक्टर अंबेडकर साहब सेड नो, ये राइट तो मैं इंडियंस को दे रहा हूँ कि आपके पास राइट है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनो भाई। बहुत कर लिया हम सब ने एक्सप्लॉइट इंडियंस को, आप सब ने बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया, अब तो पावर उन्हीं के पास रहेगी, दे विल सेलेक्ट देयर लीडर। सो दैट इज वाई द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी केम इन दी एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। उसके बाद बात हुई फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन की। अब देखिए फ्री फेयर और टाइमली ये तीनों जो है इलेक्शन के बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। मान लीजिए इलेक्शन फ्री फेयर तो है लेकिन टाइमली नहीं है, एक बार हो गया उसके बाद 50 साल बाद हो रहा है या 20 साल बाद हो रहा है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, ये एक तरह से क्या कहलाएगी, ऑटोक्रेसी बन जाएगी। कोई एक पार्टी 50 साल तक राज कर रही है, सो इट वुड बिकम ऑटोक्रेसी। तो इसीलिए टाइमली इलेक्शन, पीरियोडिक इलेक्शन इज मस्ट, इसीलिए इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर एवरी 5 years, इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर एवरी 5 years, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो ये हमें आपको सभी को याद रखना होगा। और इसके बाद है जुडिशरी की बात होती है कि जो जुडिशरी है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट, जुडिशरी पर किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं। हम सभी ने देखा था जुडिशरी हैज़ द प्राइम पावर, जुडिशरी हैज़ द प्राइम पावर, वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी जो है इंडिया में इंडिपेंडेंट है, और ये बात करता है कौन, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की भाई जुडिशरी के पास सारे पावर्स हैं और वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। जुडिशरी चाहे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर कर सकती है, बट दीज टू डू नॉट हैव पावर्स टू इंटरफेयर जुडिशरी। क्लियर, सो मेक अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हम बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक क्या होता है भाई, रिपब्लिक इज दैट कि भाई पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मतलब वी रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट रिपब्लिक की 3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर रखी हैं वो आपको याद रखनी है। जब भी रिपब्लिक आएगा तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे, दैट द पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पब्लिक इलेक्टेड होंगे, डायरेक्ट नहीं आ सकते उठकर कहीं से भी। सेकेंड, एंड ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा एंड देन सो ऑन, इलेक्ट होकर उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ऐसा ही हुआ है अभी तो, यदि कांग्रेस की बात करें तो देखिए वो इलेक्ट होकर बने हैं, ऐसा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर एक बना था उसके बाद उनके बेटे को बिना इलेक्शन के पहुंचा दिया गया, नो, है ना। इफ देयर वर हायरार्की इनहेरिटेंस स्टिल दे वर इलेक्टेड, है ना, तो इलेक्शन के बाद बने हैं, इलेक्शंस के बाद बने हैं। तो याद रखना है कि डायनेस्टी वाला कंसेप्ट था जो खत्म हो गया था। उसके बाद एनी एलिजिबल पर्सन कैन बिकम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सभी के पास इक्वल राइट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव बनने के, सभी के पास इक्वल राइट्स हैं इलेक्शन में खड़े होने के, है ना। यदि आप एलिजिबल हैं, आप जीत सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बिकम द लीडर, नेशनल लीडर एज वेल। मोदी जी इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल। पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल का मतलब ये है कि कोई भी जाकर रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है यदि आप एलिजिबल हो। यू आर द मोस्ट वेलकम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन to become the representative of the country or your local people, whatever you want to become. So this is what called republic. अब हम बात करते हैं जस्टिस। तो इंडिया में जो जस्टिस है ये 3 तरह के जस्टिस हमें मिलता है ना। हमें बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस की, हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कंट्री में सोशल जस्टिस भी मिला है, पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात होती है और इकोनॉमिकल जस्टिस की भी बात होती है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन कंट्री। और हमारी जो जुडिशरी है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टू विच इज द लेजिस्लेचर इन एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, एंड इट हैज़ दी सम एक्स्ट्रा पावर्स इज वेल टू इंटरफेयर अदर टू। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था जस्टिस का। आगे बात करते हैं हम लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी क्या है, तो देखिए लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी देता है, बट लिबर्टी जो है वो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट कभी भी लिबर्टी नहीं होती। मतलब लिबर्टी में हमेशा आपको एक संयम रखना होगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। लिबर्टी डजंट मीन दैट यू कैन गो टू एनी पब्लिक प्लेस एंड शूट एनीवन you don't like, so it's not liberty. that is why liberty कभी भी absolute नहीं होती but qualified होती है। मेक अ नोट ऑफ इट। इस पर यूपीएससी डेफिनेटली घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस लाइन को, इसीलिए मैंने बॉक्स में रखा हुआ है गाइस कि लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। दैट इज वाई ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब संयम की अनुपस्थिति भी लिबर्टी नहीं हो सकती कभी भी, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। एंड फ्रीडम ऑफ
डेवलपमेंट टू एवरीवन, और हर किसी के पास अपना विकास करने के, अपना डेवलपमेंट करने की फ्रीडम है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्चुअल लिबर्टी, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट एज वेल. एब्सोल्यूट पावर कंट्री में किसी को भी नहीं दी गई है ना. हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट हैज पावर टू विड्रॉ द मैप, बट स्टिल इट्स नॉट absolute, still it's not absolute. It has to take permission from the president as well, है ना. मतलब before passing the ordinance in parliament they should have the pre-permission approval of president of India as well as the consent of local state administration. आगे हम बात करते हैं इक्वालिटी की. इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे तरह 3 इक्वालिटी हैं: सिविल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. इक्वालिटी की बात करते हैं, यदि सिविल इक्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 जो है ये बात करते हैं सिविल इक्वालिटी की. इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39 बात करता. पॉलिटिकल इक्वालिटी वी ऑल नो अबाउट दैट. ठीक है, तो ये 3 तरह की जो इक्वालिटी है इनकी बात करी जाती है हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में. आगे हम बात करते हैं फेटर्निटी. फेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुता. सो द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है. फ्रेटर्निटी क्यों रखा गया है? देखिए, हम एक कंट्री तो बन गए, लेकिन हम जब कंट्री बन जाते हैं तो हमारे जो पीपल हैं दे शुड फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट, दे आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, दे आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंड, सिंगल मदरलैंड. तो ये जो ब्रदरहुड की फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेटर्निटी को बनाए रखने के लिए, या वाइस वर्सा. तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है हमारी कंट्री में. और नीचे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, लाइव चैट में मुझे क्वेश्चन दीजिए कि जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये किस कंट्री से लिया है हम सभी ने. आई वांट द आंसर इन लाइव चैट एवरीवन. साथ में ये भी बताइए कि आपको क्या ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं लाइव चैट में फास्ट. तो जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है इट इज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री. तो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सिंगल सिटीजनशिप क्या है कि भाई यदि आप citizen of India, तो you can only be the citizen of India, you cannot be the citizen of any other country as well. क्लियर. इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसीलिए आपको दी गई बिकॉज यू कैन फील कनेक्टेड, यू कैन फील दैट यू आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना. एंड फेटर्निटी जो है उसकी फीलिंग को ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी बढ़ाती है. साथ में ये जो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं, जो हमारा फ्लैग होता है, दैट यू ऑल आर अंडर अ सिंगल फ्लैग, दैट इज़ द ट्राई कलर. तो ये जो चीज़ें जो नेशनल एम्बलम्स हैं ये आप सभी को आपके इंडियन होने का फील देती हैं. आप में फ्रेटर्निटी आती है दैट यू ऑल आर इंडियन, यू आर द ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ अ सिंगल लैंड, इन अ सिंगल लैंड. तो ये जो फ्रेटर्निटी वर्ड है इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होती. तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना. और मैंने जैसे कि आप सभी को कहा था कि इंग्लिश में वाले परेशान नहीं होंगे, सारे सब्जेक्ट उनके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे विद द equally high content as we are providing for the Hindi medium student as well. So please guys keep liking us and thank you for watching. Thank you very much.